टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे अपन अभी। कौन सा टॉपिक नंबर 3, जिसमें क्या है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र की भूमिका, प्रशासकों का आचरण, मूल्य एवं राजनीतिक अभिवृद्धि, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में विभिन्न नाना प्रकार के भूमिकाओं का संपादन करता है। क्या? नाना प्रकार की भूमिकाएं निभाता है इंसान। तो भूमिकाओं का संपादन करता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, डॉक्टर, वकील आदि। इन्हीं संदर्भों में इन्हीं संदर्भों में नीतिशास्त्र की भूमिका उभर के आती है। तो इन्हीं के अंदर नीतिशास्त्र की भूमिका उभर के आती है कि माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, डॉक्टर एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उनका आचरण है, तो उसी को जांचने के लिए नीतिशास्त्र की भूमिका आती है। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में विभिन्न नाना प्रकार की भूमिकाओं का संपादन करता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, डॉक्टर, वकील। इन्हीं संदर्भों में नीतिशास्त्र की भूमिका उभर के आती है। सही बात है। पर निजी संबंध क्या होते हैं? तो व्यक्ति का अपने परिवार के सदस्य, सगे संबंधों, घनिष्ठ मित्रों आदि के साथ संबंध निजी संबंधों के दायरे में आता है। तो निजी संबंध में क्या कहते हैं? अपने परिवार, सगे संबंधों। तो कौन कौन है? एक तो अपना परिवार हो गया, ठीक है, एक हो गया उसके सगे संबंधी, और एक हो गया उसके घनिष्ठ मित्र। तो इनके साथ जो संबंध है किसी व्यक्ति का, वो है निजी संबंध। ठीक है। अब निजी संबंधों के आवश्यक मूल्य, नैतिक मूल्य क्या है? तो जो निजी संबंध होते हैं उनमें मूल्य क्या होते हैं उनके अंदर? ठीक है, तो उनमें होता है परस्पर प्रेम। तो अपने दोस्तों, अपने परिवार में अपना परस्पर प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, घनिष्ठता होनी चाहिए, संवेगात्मक लगाव होना चाहिए, इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए, फिर एकता होनी चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए, गोपनीयता होती है, निष्ठा का सम्मान आदि। ठीक है। अब निजी निजी संबंधों में संबंधित पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरे की निष्ठा का सम्मान करेंगे, उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं? अपेक्षा करते हैं कि हम जो अपनी प्राइवेसी उसको मेंटेन करेंगे, अपने जो संबंध है उनकी, और किसी को दूसरे के सामने नहीं करेंगे। तो इसमें हमसे निजी संबंधों की उपेक्षा की जाती है, अपेक्षा कि निष्ठा जो अपनी क्या है, प्राइवेसी, उसका सम्मान करेंगे और लोगों को नहीं बताएंगे, हर जगह नहीं जाके बताएंगे, उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। ठीक है। फिर सामान्यतः निजी संबंधों में सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होता। तो नॉर्मल केस में तो सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है। तो सामान्यतः तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई बाहर के लोग आके उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। परंतु निजी संबंधों में हिंसा, शोषण, अत्याचार हो रहा है, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर वैसी स्थिति में बाह्य हस्तक्षेप उचित माना जा सकता है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। तो यदि निजी संबंधों में सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जनरली, तो बट परंतु यदि निजी संबंधों में कोई हिंसा कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और हमारे प्रगतिशील जो मानवीय मूल्य हैं उनका अगर उल्लंघन हो रहा है, किनका? ये वर्ड अच्छा है, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, तो हम फिर बाहरी हस्तक्षेप को उचित मान सकते हैं। ठीक है। तो निजी संबंधों में नैतिकता क्या है कि हमें निजता का सम्मान करना चाहिए, पर सामान्य केस में तो निजता का सम्मान होना चाहिए, पर अगर कोई हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, उस केस में बाहरी हस्तक्षेप उचित है। जैसे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। क्या? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। फिर है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। किससे? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। एक है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम। क्या? माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। फिर निजी संबंधों में नैतिकता का पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वार्थवादी, सुखवादी प्रवृत्ति आ गई है इंसान में। कौन सी प्रवृत्ति आ गई है? सुखवादी, स्वार्थवादी, अर्थ और काम जीवन का लक्ष्य हो गए हैं। क्या? अर्थ और काम जीवन का लक्ष्य हो गए हैं। लोगों को सिर्फ पैसा और काम, ये सब दिख रहा है, यही जीवन का लक्ष्य है। असंवेदनशीलता बढ़ गई है, संवेदनशील नहीं रहे हैं लोग।
ठीक है। तो असंवेदनशीलता बढ़ गई है, स्वार्थवादी सुखवादी प्रवृत्ति आ गई है, ठीक है। लाभ हानि के आधार पे रिश्तों का तय किया जा रहा है, किसके आधार पे? लाभ हानि, किससे हमको लाभ है, किससे हमको हानि है। फिर बचपन से ही मस्तिष्क में मूल्यों को विकसित नहीं कर रहे हैं अपन, बच्चों सिर्फ मोबाइल और इनमें लगे रहते हैं, तो बचपन से ही बच्चों के मस्तिष्क में मूल्यों का विकसित ना होना, ये भी एक रीजन है। फिर संबंध निर्वाह की अपेक्षा धन संग्रहण को वरीयता, तो हम संबंध को निर्वहन मतलब हम उसको निभाने की जगह हम ज्यादा धन के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो संबंध निर्वहन की जगह धन संग्रहण हम ज्यादा कर रहे हैं आजकल, इसलिए हमारी निजी संबंधों में पतन हो रहा है। तो अपन वापस पढ़ लेते हैं इसके रीजन। स्वार्थवादी सुखवादी प्रवृत्ति, क्या? स्वार्थवादी और सुखवादी प्रवृत्ति, अर्थ और काम जीवन का लक्ष्य हो गए हैं, असंवेदनशीलता में वृद्धि हो गई है, किसमें? असंवेदनशीलता में वृद्धि हो गई है, लाभ हानि के आधार पे हम संबंधों का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है। फिर है बचपन से ही नैतिक मूल्य अपन नहीं डाल रहे हैं बच्चों में। फिर आखिरी पॉइंट है संबंध निर्वहन की अपेक्षा धन संग्रहण को अपन ज्यादा महत्व दे रहे हैं। फिर निजी संबंधों में नैतिकता को बढ़ावा देने के उपाय क्या हैं? तो बचपन में ही बच्चों के मन मस्तिष्क में मूल्यों का बीजारोपण होना चाहिए। कब? बचपन में ही मूल्यों का बीजारोपण होना चाहिए बच्चों में, बचपन से ही बच्चों के मन मस्तिष्क में मूल्यों का बीजारोपण होना चाहिए। फिर स्कूलों में नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए, तो स्कूलों में नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए एक। फिर एक सकारात्मक सामाजिकरण, मतलब इसको सकारात्मक को कह सकते हैं पॉजिटिव सोशलाइजेशन होना चाहिए, एक पॉजिटिव सोशलाइजेशन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कि एक नेगेटिव तो होता है कि अपन किसी गलत आदत में पड़ रहे हैं, लोगों के साथ सोशलाइजेशन मतलब समाज के साथ रहना, उठना बैठना। तो अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो वो नेगेटिव सोशलाइजेशन है, और नैतिकता कब आएगी? जब पॉजिटिव सोशलाइजेशन होगा। तो सकारात्मक समाजीकरण, फिर बचपन से बच्चों में मूल्यों का बीजारोपण, तो इसमें अपन जैसे हाईलाइट करो इस पॉइंट को, मूल्यों का बीजारोपण, स्कूलों में नैतिकता को बढ़ावा और सकारात्मक समाजीकरण। तो सकारात्मक समाजीकरण से अपन को एक तो बच्चों में नैतिकता आएगी, और एक मूल्यों का बीजारोपण करो उनमें बचपन से ही। फिर सार्वजनिक संबंध क्या है? तो व्यापक रूप से मनुष्य सभी कार्य और व्यवहार जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो व्यापक रूप से मनुष्य के वे सभी कार्य और व्यवहार जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, सामाजिक संबंधों की स्थापना में सहायक होते हैं, वे सार्वजनिक संबंधों की श्रेणी में आ जाते हैं। क्या? व्यापक रूप से मनुष्य के वे सभी कार्य और व्यवहार जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, सामाजिक संबंधों की स्थापना में सहायक होते हैं, वे सार्वजनिक संबंधों की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर मरीज, दुकानदार ग्राहक, प्रशासक नागरिक। तो वो कोई मतलब बिहेवियर जैसे अपन जो हमको दिख रहे हैं एक तो सामने के, और एक परोक्ष यानी कि जो हमको दिख नहीं रहे, इनडायरेक्टली वे में जो हमको मतलब कुछ अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनसे जो हमारे संबंध स्थापित हो रहे हैं, है ना, वो हमारे हो जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर मरीज के पास गया तो वो परोक्ष रूप से हो रहा है, ठीक है। और कोई इनडायरेक्ट वे में भी हो जाते हैं, जैसे किसी मतलब किसी आईएएस ने कोई काम किया और उससे आप इफेक्ट हो रहे हो, उसने आपके खिलाफ नहीं किया, मतलब आपके घर की रोड तोड़ दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, पर वो टूट गई तो उससे इनडायरेक्टली तो आप भी इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो ये सार्वजनिक संबंध है वो एक तरीके से, ठीक है। ऐसे प्रशासक का नागरिक के साथ हो सकता है, दुकानदार का ग्राहक के साथ। तो व्यापक रूप से मनुष्य के सभी कार्य और व्यवहार जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों की स्थापना में सहायक होते हैं, ठीक है। फिर नैतिक मूल्य क्या होते हैं? तो इसमें उत्तरदायित्व होता है, किसमें? सार्वजनिक संबंधों में। हम किसी जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपने मरीज के लिए उत्तरदायित्व होता है, जवाबदेही देता है वो, ठीक है। जवाब कि अगर भाई गलत इंजेक्शन ठोक दिया तो जवाबदेही है, उसने गलत दवाई, अगर कोई उत्तरदायित्व लेते हैं कि कोई काम उठाया, जैसे कि भाई कि मैं पेशेंट को ठीक करूंगा तो उसका उत्तरदायित्व है। कोई ठेकेदार है वो सड़क बना रहा है तो उसका उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो ऐसे तो नियम एक दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक जो संबंध होते हैं उनमें नियम और निर्देश का बेस पे ये चलते हैं, ठीक है। तो नियम और दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हैं इसमें। व्यवसाय से संबंधित स्वीकृत मूल्य, तो कोई किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड पर्टिकुलर कोई
जो वैल्यूज हैं जो पहले से मानी जा रही है तो उनके अकॉर्डिंग भी चलते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय से संबंधित स्वीकृत मूल्य, तो उत्तरदायित्व बोध और जवाबदेहिता, नियम व निर्देशों का अनुपालन और व्यवसाय से संबंधित स्वीकृत मूल्य, ठीक है। तो व्यवसाय से संबंधित स्वीकृत मूल्य। फिर सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के पतन के कारण, तो भ्रष्टाचार की स्थिति में त्वरित व प्रभावी दंड विधान की कमी। तो भ्रष्टाचार में मतलब फास्ट और प्रभावी दंड विधान नहीं है कोई, ठीक है। कम समय में अधिक कमाने की चाह, तो लोग ये कम समय में अधिक कमा लें। फिर सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को वरीयता, समाज में वैसे व्यक्तियों को अधिक सम्मान व प्रतिष्ठा जिनके पास नए नए प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। भ्रष्टाचार का संस्थागत स्वरूप और जनमानस में एक सीमा में तक प्रबल है, स्वीकृति है मतलब, सॉरी। तो मतलब भ्रष्टाचार को भी लोगों ने एक स्वीकृति दे रखी है एक सीमा तक, इसलिए उसको कोई हाँ इतना तो चलता है। तो भ्रष्टाचार का संस्थागत स्वरूप है और जनमानस में एक सीमा तक स्वीकृति है, ठीक है। समाज में वैसे व्यक्तियों को अधिक सम्मान प्रतिष्ठा जिनके पास भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा है। सार्वजनिक हित पर व्यक्तिगत हित को वरीयता दी गई है। समाज में कम समय में अधिक कमाने की चाह है लोगों के अंदर, ठीक है। और भ्रष्ट आचरण की स्थिति में त्वरित और प्रभावी विधान दंड नहीं दिए जाते, ठीक है। फिर नीचे सार्वजनिक संबंधों के गांधी जी के जो सामाजिक पाप है उनकी बात करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। नीचे सार्वजनिक संबंधों के संदर्भ में गांधी जी ने 7 सामाजिक पापों की बात की गई है। सिद्धांत विहीन राजनीति, बिना श्रम के धन, कौन कौन सी। सिद्धांत विहीन राजनीति, बिना श्रम के धन, नैतिकता विहीन व्यापार। तो एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है। तो सिद्धांत विहीन, एक सेकंड। तो सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिना श्रम के धन नहीं होना चाहिए, नैतिकता विहीन व्यापार नहीं होना चाहिए और मानवता विहीन विज्ञान नहीं होना चाहिए, ठीक है। नैतिकता विहीन तो व्यापार नहीं होना चाहिए, मानवता विहीन विज्ञान नहीं होना चाहिए, अंतरात्मा रहित सुख नहीं होना चाहिए, तो अंतरात्मा रहित सुख नहीं होना चाहिए, त्याग रहित पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्र विहीन ज्ञान नहीं होना चाहिए, चरित्र विहीन ज्ञान, त्याग रहित पूजा, चरित्र विहीन ज्ञान, त्याग रहित पूजा, अंतरात्मा रहित सुख, मानवता विहीन विज्ञान, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान, नैतिकता विहीन व्यापार, बिना श्रम के धन, सिद्धांत विहीन राजनीति। तो क्या क्या, सिद्धांत विहीन राजनीति, बिना श्रम के धन, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान, अंतरात्मा रहित सुख। फिर सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता बढ़ाने के उपाय क्या क्या है। तो एक है सिद्धांत युक्त राजनीति है, ठीक है, नैतिकता युक्त व्यापार है, मानवता युक्त विज्ञान है, त्याग के साथ पूजा है, तो उन्हीं को उल्टा करके लिख दो, ठीक है। फिर निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र का क्या महत्व है, ठीक है। तो निजी शास्त्रिक जीवन में संबंधों में नीति शास्त्र का क्या अपना महत्व है उसको देखते हैं। निजी सार्वजनिक संबंधों का नया आयाम आया है अपने 1991 से, ठीक है। तो 1991 में आर्थिक नीति आने के बाद, नई आर्थिक नीति आने के बाद निजी तथा सार्वजनिक संबंधों में नए आयाम उभर के आए, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के अनेक क्रियाकलापों जैसे बीमा, शिक्षा, बिजली, दूरसंचार आदि में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी। तो जब 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई तो निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है, जो प्राइवेट है, उनको मौका मिला है इन क्षेत्रों में। तो इन सब क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को आने की मिली। ऐसी स्थिति में दोनों की कार्य प्रणाली का उद्देश्य परस्पर सहयोग को लेकर विभिन्न प्रकार के नैतिक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले था सार्वजनिक जीवन था और एक निजी था, ठीक है। तो अब सार्वजनिक में क्या है, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ गई, तो अब दोनों की कार्य प्रणाली, उद्देश्य वो पहले अलग अलग है, तो उन दोनों में फिर कुछ मुद्दे उभर कर आ गए। तो निजी तो हो गए जैसे प्राइवेट वाले हो गए, सार्वजनिक आ गए जो पब्लिक वेलफेयर है उनके लिए, ठीक है। अगर वापस से पढ़ देता हूँ, 1991 में नई आर्थिक नीति आने के बाद निजी तथा सार्वजनिक संबंधों में नया आयाम उभर के आए, जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के अनेक क्रियाकलापों जैसे बैंक, बीमा, शिक्षा, बिजली, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी है।
ऐसी स्थिति में दोनों की कार्य प्रणाली, उद्देश्य, परस्पर सहयोग को लेकर विभिन्न प्रकार के नैतिक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। ठीक है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में क्या-क्या है? मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है, सामाजिक कल्याण है, फिर क्या है? देश का सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास है, ठीक है? फिर समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति है। तो ये तो हो गया सार्वजनिक, और उसका है निजी का लाभ कमाना। फिर कमी क्या है? सरकारी सरकारी निर्णय प्रक्रिया जटिल होती है, ठीक है? और जो होती है इसमें कुशल प्रबंधन होता है, अनावश्यक विलंब होता है, ठीक है? किसमें? सार्वजनिक में। प्रतिस्पर्धा की कोई भावना नहीं होती, ठीक है? क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करते। फिर अनावश्यक विलंब होता है। फिर यहाँ पे गुणवत्ता नियंत्रण अच्छी होती है, ठीक है? बेहतर सेवाएं देते हैं कौन? प्राइवेट वाले। और प्रदर्शन आधारित पदोन्नति होती है, ठीक है? परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है? फिर लोक कल्याण की भावना होती है मजबूत पक्ष, और यहाँ का कमजोर पक्ष है लोक कल्याण व तथा पर्यावरण पे ध्यान नहीं देते कौन? निजी क्षेत्र वाले। किस पे? लोक कल्याण तथा पर्यावरण पे ध्यान नहीं देते। फिर नैतिक मुद्दे क्या उभर कर आते हैं? तो नैतिक मुद्दे लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत वर्तमान में सड़कों, पुलों आदि का निर्माण हो रहा है, जिससे सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। परंतु कई बार कंपनियां सांठ-गांठ करके अधिक लागत दिखाती हैं। तो क्या करती हैं कंपनियां? सांठ-गांठ करके अधिक लागत दिखाती है तथा लंबे समय तक टोल आदि वसूलती है। तो लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत वर्तमान में सड़कें, पुलें ये सब बन रहे हैं, जैसे पीपीपी मॉडल्स पे बनते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे टोल और ये। पर कंपनियां सांठ-गांठ करके अधिक लागत दिखाती है, जिससे ज़्यादा लंबे समय तक टोल आदि वसूलती है, ठीक है? फिर लोक निजी भागीदारी नकारात्मक पक्ष लक्ष्य विस्थापन के रूप में दिखाई देता है। तो इनमें जो लक्ष्य होता है ना, वो चेंज जाता है कि 5 साल के लिए था कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बन गया 10 साल के लिए, ठीक है? और खूब लाभ कमा रहे हैं। तो नकारात्मक पक्ष है उसका लक्ष्य विस्थापन, ठीक है? सरकार स्कूल, हॉस्पिटल आदि बनाने के लिए सस्ती दरों में जमीन उपलब्ध करवाती है, ताकि समाज के वंचित वर्गों को अपेक्षित लाभ मिल सके, परंतु पर्याय ऐसा देखा जाता है कि स्कूल, अस्पताल इस लक्ष्य को छोड़कर ऊंची फीस, डोनेशन आदि वसूलते हैं। निजी क्षेत्र का निजी क्षेत्र का अपने कर्मचारियों, निवेशकों तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है, परंतु कई बार कंपनियां अपने उत्तरदायित्व से पलायन कर जाती है, ठीक है? तो क्या होता है? निजी क्षेत्र का अपने कर्मचारियों, निवेशकों तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है, परंतु कई बार कंपनियां अपने उत्तरदायित्व से पलायन कर जाती है, इससे लोकहित तथा पर्यावरण को क्षति होती है, ठीक है? जैसे कि भोपाल गैस त्रैसदी हुई। क्या हुआ था? निजी क्षेत्र का अपने कर्मचारियों में, निवेशकों में, समाज के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है, परंतु कई बार कंपनियां उत्तरदायित्व से पलायन कर जाती है और लोकहित तथा पर्यावरण को क्षति हो जाती है, ठीक है? तो फिर भोपाल गैस त्रासदी और ये सारी चीजें हो जाती हैं। सत्यम कंप्यूटर घोटाला। कई बार कंपनियां दवाइयों की खोज के क्रम में बिना उनकी सहमति से दवाइयों का परीक्षण करती है। क्या? कई बार कंपनियां क्या करती है? दवाइयों की खोज में ठीक है, बिना बताए, बिना मरीजों की सहमति से दवाइयों का परीक्षण कर देती है। तो ये नैतिक रूप से गलत होता है, ठीक है? तो ये अपन ने देख लिया कौन सा, जो अपन ने 3 टॉपिक थे ना, वो तीनों देख लिए। तो इनमें क्या-क्या वो हैं मूल्य, और क्या-क्या इनमें भूमिका है, और क्या-क्या संबंध है निजी और सार्वजनिक में। एक निजी देखा, एक सार्वजनिक देखा। अब निजी और सार्वजनिक दोनों देख लिए। अब एक सेकंड का गैप लेता हूँ मैं। तो अपन ने ये कर लिया। अब देखते हैं इसी का अगला टॉपिक, प्रशासकों का आचरण। तो अच्छा आचरण क्यों जरूरी है? तो अच्छा आचरण जरूरी है क्यों? त्वरित, प्रभावी, कुशलता पूर्वक, ठीक है? क्यों जरूरी है? त्वरित हो, प्रभावी और कुशलता पूर्वक अपन जो योजनाओं का क्रियान्वयन करें, ठीक है? तो अच्छा आचरण जरूरी है किस लिए? त्वरित, प्रभावी और कुशलता पूर्वक अपन योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाए। फिर अब अच्छा आचरण क्या होता है? तो अच्छा आचरण होता है जो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से युक्त हो। तो युक्त हो किस चीज से? सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से, ठीक है? फिर अच्छा आचरण क्या होता है? अनुरूप हो, किसके अनुरूप हो? नियम के, कानून के, ठीक है?
तो किस किस के अनुरूप हो? नियम कानून निर्देश के अनुरूप हो। युक्त हो किससे? सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से युक्त हो। उन्मुख किसके हो? शासनोन्मुख हो, कल्याणोन्मुख हो, जनों के उन्मुख हो। तो अच्छा आचरण कैसा होता है? जो युक्त होता है सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से, अनुरूप होता है किसके? नियम कानून निर्देशों के, और उन्मुख होता है किसके? शासन के, कल्याण के और जन के। ठीक है, तो ये होता है। अब इसी को फैला फैला के लिख देंगे। ठीक है, तो आचरण, आचरण प्रशासकों की आचरण, आचरण में प्रशासकों की भूमिका का महत्व। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा प्रशासकों की भूमिका का महत्व क्या है आचरण के अंदर। ठीक है, तो समाज और राष्ट्र की प्रगति, नीतियों योजनाओं का त्वरित प्रभावी कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन। ठीक है, ठीक है, कुशल क्रियान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एवं विकासात्मक गतिविधियों को गति प्रदान करने, सुशासन, समावेशी विकास, ठीक है, की अवधारणा को साकारित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि के निर्माण। तो क्या क्या कहाँ कहाँ है? प्रशासकों की भूमिका कहाँ कहाँ पर है? उनके आचरण की भूमिका कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, तो उनके त्वरित प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन में सबसे पहले तो, फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में, ठीक है, और विकासात्मक गतिविधियों को गति प्रदान करने में। तो दो चीज होगी क्या? त्वरित प्रभावी कुशल क्रियान्वयन में, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान करने में। ठीक है, सुशासन, समावेशी, ठीक है, समावेशी विकास के लिए भी जरूरत है। तो सुशासन और समावेशी विकास के लिए भी जरूरत है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि। तो अपने कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए, 3 के 4 हो गए। तो त्वरित प्रभावी कुशल क्रियान्वयन, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, और सुशासन और समावेशी विकास के लिए। नहीं नहीं नहीं, तो सामाजिक सुरक्षा और विकासात्मक कार्यक्रम के लिए। ठीक है, और तीसरा हो गया सुशासन और समावेशी विकास के लिए। ठीक है, तो तीसरा हो गया सुशासन और समावेशी विकास के लिए, और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि के लिए। ठीक है, तो इनमें निर्माण के लिए इनकी अपनी भूमिका जरूरी है। किनकी? प्रशासकों के आचरण की भूमिका बहुत जरूरी है। इन सब 4 चीजों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 चीजों पे आ जाएगा कि क्या जरूरी है। तो त्वरित प्रभावी कुशल क्रियान्वयन में, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में, सुशासन समावेशी विकास में, तो सुशासन एक समावेशी विकास में, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि निर्माण करने में। ठीक है, फिर ऑडवेटेड प्रशासनिक चिंतक थे। उनके अनुसार प्रशासन एक नैतिक कार्य और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा ऑडवेटेड के अनुसार प्रशासकों का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑडवेटेड प्रशासनिक चिंतक थे। उनके अनुसार प्रशासन एक नैतिक कार्य है। क्या है प्रशासन? प्रशासन एक नैतिक कार्य है, और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। कौन है अभिकर्ता? उस कार्य को करने वाला। ठीक है, अतः आचरण में नैतिक मूल्यों का समावेश, ठीक है, आवश्यक है। तो एडवोकेट ने कहा है कि प्रशासन तो एक नैतिक कार्य है, ठीक है, और प्रशासक क्या है? प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। ठीक है, अतः इसमें नैतिक मूल्यों का समावेश तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये किसने कहा है? एडवोकेट ने। फिर एडवोकेट ने कहा है, देखो क्या क्या होना चाहिए। सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से युक्त होना चाहिए। किससे युक्त होना चाहिए? सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से तो युक्त होना चाहिए। अब ये पूछेंगे सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ईमानदारी, परानुभूति यानी कि समानुभूति, और ये सब होने चाहिए। ठीक है, कमजोर के प्रति परानुभूति, ठीक है, ये सब होने चाहिए युक्त। तो इनसे तो युक्त होना चाहिए। अनुरूप किसके होना चाहिए? नियम कानून के। और उन्मुख किनके होना चाहिए? जनोन्मुख, कल्याणोन्मुख, सहिष्णुन्मुख, शासनोन्मुख। तो ये चीजें रखनी है। प्रशासकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? युक्त, अनुरूप और उन्मुख। तो एक सेकंड कॉल आ रहा है। तो प्रशासकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। किससे? सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से, जो कि है सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी। फिर अनुरूप होना चाहिए नियम कानून, मानक, दिशा निर्देश, आचार संहिता आदि के।
फिर उन्मुख होना चाहिए, जनोन्मुख, कल्याण उन्मुख, सहिष्णुन्मुख और शासनोन्मुख। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है प्रशासकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उसमें 3 पॉइंट के साथ अपन कर देंगे इसको। फिर आगे आचरण के विभिन्न क्षेत्र, तो आचरण के विभिन्न क्षेत्र क्या होते हैं, तो कौन कौन से क्षेत्रों में अपन कैसा कैसा आचरण करेंगे, तो ये होता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे कैसे करेंगे, तो पहला आता है सामाजिक क्षेत्र। अब सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रशासक, किसी सिविल सर्वेंट का कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए, इसमें सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत हित को। व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित को क्या है कि समाज का कोई काम है, तो ऐसा नहीं कि खुद के लोभ लालच प्रमोशन के लिए आप उस काम को करो ही ना, और है ना वो किसी नेता ने कहा है तो है ना आप उसको करोगे नहीं, और वो मतलब वैसे तो पब्लिक के हित में है, पर कोई नेता आप पे दबाव डाल रहा है कि भाई तेरा प्रमोशन कर दूंगा तो इस काम को मत करियो, तो व्यक्तिगत हित की जगह सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए। सबसे पहला तो ये है इसमें सामाजिक क्षेत्र में जो आचरण होना चाहिए उसमें। फिर दूसरा, आम जनता के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई औरत है, कोई आदमी है, कोई मेरे एरिया का है, कोई तेरे एरिया का है, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए आम जनता के साथ। ठीक है, फिर समाज के कमजोर वर्ग के प्रति परानुभूति होनी चाहिए कि कोई कमजोर है, कोई बूढ़ा है, तो उसके साथ समानुभूति, उसके दर्द को समझना आना चाहिए, करुणा होनी चाहिए कि कोई बुड्ढा लाइन में लग रहा है, तो वो बहुत देर से लग रहा है, तो सबसे पहले हम उसको लाइन में लग रहा है मान रहे हैं कि वो नियम फॉलो कर रहा है, पर फिर भी हमको उसको पहले वरीयता देनी चाहिए कि यार वो करुणा होनी चाहिए अपने अंदर कि यार वो कब तक लगेगा लाइन में। ठीक है, जैसे कोई राशन शॉप है उसमें कोई बूढ़ा है बुढ़िया लग रही है, उसमें में ले सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में ये हो गए, तो क्या क्या हो गए, सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए व्यक्तिगत हित की जगह, फिर आम जनता के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर कमजोर वर्ग के प्रति परानुभूति और सहिष्णुता होनी चाहिए, फिर राजनीतिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए, तो अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से करना चाहिए। किससे गैर राजनीतिक ढंग से, ऐसे नहीं कि किसी पार्टी के लिए करे, किसी के लिए पक्ष में विपक्ष में बात करे, तो उन्हें राजनीतिक नेता तथा दल के पक्ष या विपक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए, अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से करना चाहिए। ठीक है, और नेताओं तथा दलों के पक्ष विपक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर विपक्ष पक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरी फैमिली किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती है, तो मैं उसी पार्टी के नेताओं का काम करूं, और जो अभी शासन में है उसका काम नहीं करूं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कोई काम ना करे। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से करे। ठीक है, पॉलिटिकल एंगल ना आए अपने काम में। ठीक है, दूसरा, नेताओं तथा दलों के पक्ष में विपक्ष में काम नहीं करे। ठीक है, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर काम नहीं करे। ठीक है, फिर फिर धार्मिक क्षेत्र, अब आता है धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र में सभी धर्मों के प्रति आदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रशासकों का सभी धर्मों के प्रति आदर होना चाहिए। ठीक है, सम्मान का भाव होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक सौहार्द झलकना चाहिए। क्या, धार्मिक सौहार्द होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक सौहार्द ये अपने बिहेवियर से झलकना चाहिए धार्मिक क्षेत्र में। फिर आर्थिक क्षेत्र में क्या है, अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए, लोक नीति का जनहित में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कि भाई राशन आ रहा है उसको खुद के घर पे ले जा रहे हैं, है ना, राशन जो अपने आती है ना राशन की शॉप्स पे, या फिर कुछ अपन को मिल रहा है तो अपन को गरीबों को बांटने के लिए आता है, वो खुद के घर पे ले जाने के नहीं आता। ठीक है, तो अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पद का। और दूसरा, लोक निधि का प्रयोग जनहित में करना चाहिए। क्या, लोक निधि का प्रयोग जनहित में। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, एक सिविल सेवक को प्राय अपना कार्य नियम कानून कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ इथिक्स के अनुसार करना चाहिए। किसके अनुसार करना चाहिए, अपना कार्य कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ इथिक्स। ठीक है, तो कानून नियम और इनके अकॉर्डिंग करना चाहिए, आदि के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। फिर पर चाहिए, परंतु इसका आशय यह नहीं कि वह यंत्रवत व्यवहार करे, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि मशीन की तरह काम करे, उसमें सहृदय भी होना चाहिए, संवेदनशीलता परानुभूति भी होना चाहिए। तो वही वाला एग्जांपल दे सकते हो कि बुढ़िया एक लाइन में लग रही है राशन शॉप पे, और वो पीछे है, उसका नंबर लेट आएगा पर वो बहुत देर से लग रही है, तो ऐसा नहीं कि रूल फॉलो ही करवा रहे हैं हम उसको,
तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार तो व्यवहार करना ही चाहिए, पर ये आशय नहीं कि वह यंत्रवत व्यवहार करे। तो ये आशय यह नहीं कि वह यंत्रवत व्यवहार करे, तो लाइन अच्छी है, यंत्रवत व्यवहार करे। और तो उसे क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और सहृदय होना चाहिए और परानुभूति होनी चाहिए उसके, तो सहृदय संवेदनशील ये भी होना चाहिए, तो यंत्रवत व्यवहार नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। फिर प्रशासकों में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो वैधानिक उपाय जैसे भारतीय न्याय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता तो आचरण संहिता है, फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं इसको, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम है 1989 का, ऐसा इसे है, फिर 88 का है। तो वैधानिक उपाय में कौन कौन सा आएगा, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, आचरण संहिता, फिर आचरण संहिता, भारतीय न्याय संहिता, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम, प्रशासन नागरिक सहभागिता, आरटीआई, पंचायती राज, नागरिक घोषणा पत्र, सिविल सोसाइटी, जन जागरूकता। तकनीकी उपाय में क्या क्या आते हैं, बायोमेट्रिक आ गई, ई गवर्नेंस आ गई, डिजिटलीकरण आ गई, डीबीटी आ गई। तो तकनीकी उपाय में आ गए बायोमेट्रिक प्रणाली, ई गवर्नेंस, डीबीटी, सीसीटीवी, एक देश एक राशन कार्ड। तो क्या क्या आ गए, एक देश एक राशन कार्ड, बायोमेट्रिक, ई गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, डीबीटी, ठीक है। तकनीकी उपाय में ये आ गए, तो ऐसे अपन नैतिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर नैतिकता एवं राजनीतिक अभिवृत्ति, तो मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन में, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक, ठीक है, पक्ष, इन तीनों का संगठित तंत्र समुच्चय अभिवृत्ति कहलाते हैं। तो एटीट्यूड क्या है, किसी व्यक्ति का किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी विषय के प्रति उसके कॉग्निटिव, उसके इफेक्टिव और बिहेवियरल, जो तीनों का क्या सीएबी, जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर तीनों का जो इंटीग्रेटेड जो हमारा रिएक्शन है ना किसी विषय के प्रति, वो हमारा एटीट्यूड है उस चीज के लिए, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष में आगे सोच, विचार, धारणा, ज्ञान। भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष में आ गए जैसे पसंद, नापसंद, वो चीज पसंद है, नहीं पसंद। फिर संज्ञानात्मक में वो चीज हम कैसे सोचते हैं, उसके बारे में हमारी क्या सोच है, क्या उसकी जानकारी है। फिर एक होता है हम बिहेव कैसे करते हैं उस चीज के प्रति, ठीक है, उसके पक्ष में करते हैं, विपक्ष में करते हैं, ठीक है। तो तीनों के संगठित तंत्र या समुच्चय को अभिवृत्ति कहते हैं, तो इसको कैब मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर, ठीक है। नैतिक अभिवृत्ति क्या है, किसी नैतिक विषय, नैतिक मुद्दे, नैतिक द्वंद, नैतिक समस्या, जैसे शरणार्थी समस्या, ठीक है। तो किसी नैतिक विषय है, तो नैतिक विषय, नैतिक मुद्दे, नैतिक द्वंद, नैतिक समस्या, नैतिक विषय, नैतिक मुद्दे, नैतिक समस्या, जैसे नैतिक मूल्य आदि के संबंध में सोच, धारणा, विश्वास, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। तो किसी नैतिक विषय, नैतिक मूल्य, नैतिक द्वंद, नैतिक समस्या के संबंध में संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। फिर पसंद, नापसंद, यानी कि भावात्मक पक्ष, ठीक है, या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता, यानी कि पक्ष विपक्ष में कार्य करने की तत्परता, यानी कि व्यवहारिक पक्ष के समुच्चय को नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो उसी में अपन ने नैतिक चीज डाल दी उसी डेफिनेशन में, तो यहाँ पे नैतिक अभिवृत्ति की बन गई। फिर प्रशासकों की नैतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए एटीट्यूड, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो अपन सत्यनिष्ठा से, ठीक है, और ईमानदारी पूर्वक। फिर जन सेवा का भाव होना चाहिए, कि भाव ही नहीं है तो फिर उसका भावात्मक पक्ष ही नहीं है, तो फिर तो क्या ही मतलब है। तो जन सेवा का भाव होना चाहिए। फिर उन्हें जनता की समस्याओं को समझकर करना चाहिए त्वरित निदान, ठीक है, समझकर जल्द से जल्द त्वरित निदान करना चाहिए, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा व ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जन सेवा का भाव होना चाहिए, ठीक है, और समस्याओं को समझकर त्वरित निदान करना चाहिए, और उनका जनोन्मुखी, कल्याणोन्मुखी कार्य करना चाहिए, ठीक है, जन के लिए करे, कल्याण के लिए करे काम अपने, ऐसे नहीं खुद के लिए करे, तो ठीक है। फिर प्रशासकों का नैतिक आचरण, ठीक है, तो प्रशासन एक नैतिक कार्य है, ठीक है,
प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक नैतिक अभिकर्ता माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकों का नैतिक मूल्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का होना आवश्यक है। तो हमारा उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, किसी नैतिक काम है ना उसके प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और नैतिक अभिकर्ता है इसको करने वाला। ठीक है, अगर इसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो काम सही नहीं हो पाएगा। प्रशासकों का नैतिक मूल्य के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। तो प्रशासकों का नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, ये पूछ रहे वो। तो वो बोला नैतिक आचरण, नैतिक मूल्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। प्रशासकों की नैतिक अभिवृत्ति का आशय क्या है? तो नैतिक अभिवृत्ति में वो डेफिनेशन में वापस प्रशासक डाल देना कि प्रशासक का किसी नैतिक विषय वस्तु, फिर उसमें जैसे जैसे डाल देंगे इसमें किसी प्रशासक का किसी नैतिक विषय वस्तु, नैतिक द्वंद्व, नैतिक समस्या आदि के संबंध में सोच, धारणा, पसंद नापसंद, पक्ष विपक्ष यानी कि व्यवहारात्मक पक्ष, ठीक है, के समुच्चय को नैतिक या प्रशासकों की नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं। फिर राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है? तो राजनीतिक अभिवृत्ति में भी बस वही डाल देना है। जैसे देखो, किसी व्यक्ति का राजनीतिक विषय जैसे चुनाव, चुनाव दल बदल, नोटा, चुनावी प्रणाली, शासन की प्रणाली, संसदीय हो या अध्यक्षीय, ठीक है, शासन के प्रकार कैसे हो, लोकतंत्र हो या जनतंत्र, ठीक है, के प्रति सोच, अवधारणा, ज्ञान। क्या? किसी व्यक्ति का राजनीति विषय जैसे चुनाव, दल बदल, नोटा, चुनाव प्रणाली, शासन की प्रणाली, संसदीय हो या अध्यक्षीय, शासन के प्रकार, लोकतंत्र या जनतंत्र के प्रति सोच यानी कि अवधारणा, ज्ञान यानी कि वो संज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, पसंद या नापसंद का भाव यानी कि भावात्मक पक्ष। ठीक है, और फिर उसमें कह रहा है पक्ष या विपक्ष के में कार्य करने की उसकी तत्परता, है ना, यानी कि उसका व्यवहारात्मक पक्ष कैसा है, उसका संज्ञानात्मक पक्ष कैसा है, भावात्मक पक्ष कैसा है राजनीतिक विषय के प्रति। तो यही उसका एक राजनीतिक अभिवृत्ति यानी कि पॉलिटिकल एटीट्यूड है। फिर जनरल अभिवृत्ति की विशेषता क्या होती है? तो ये आपके में छोड़ो, इसको आगे देखो। प्रशासकों की राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो पूर्वाग्रह से नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ पूर्वाग्रह, पसंद नापसंद के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए। किसको? तो उसको गैर तरफदारी होना चाहिए, नेताओं के प्रति गैर तरफदारी होना चाहिए। तो इससे मतलब है कि वो पूर्वाग्रह या फिर पसंद नापसंद के आधार पर काम नहीं करे वो। ठीक है, दूसरा, प्रशासनिक क्रियाकलापों में संपादन में तटस्थ। तो जो अपने प्रशासन मतलब जो अपने उसके काम है सिविल सर्वेंट के, उनमें वो तटस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी राजनीतिक पार्टी को वो सपोर्ट कर रहा है, तो राजनीतिक कार्यों में उसको तटस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो प्रशासकीय क्रियाकलापों के संपादन में राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए। फिर यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी नियम एवं कानून के दायरे में रहकर सिफारिश पर कार्य करता है तो राजनीतिक तटस्थता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई नियम कानून के दायरे में अगर किसी सिफारिश पर कार्य करता है तो वो राजनीतिक तटस्थता का उल्लंघन नहीं है। यदि नियम और कानून का उल्लंघन करने के लिए कहा जाए तो उसे विनम्रता पूर्वक दृढ़ता से मना कर देना चाहिए। फिर वो राजनीतिक दल को चंदा न दे। ठीक है, राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली इनका सब विरोध करे और उनमें भाग ना ले। ठीक है, विरोध आदि में वो भाग नहीं ले। ठीक है, रैली विरोध कोई राजनीतिक रैली उसमें, और निष्पक्ष और निर्भीक सलाह क्या? निष्पक्ष और निर्भीक सलाह दे। जब राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा मांगे जाने पर निष्पक्ष निष्पक्ष और निर्भीक सलाह दे। ठीक है, तो ये वाला बोल रहा हूं मैं। और जैसे किसी राजनीतिक रैली और इनमें भाग ना ले, राजनीतिक गतिविधियों आदि में भाग ना ले। ठीक है, फिर चंदा नहीं दे। तो ये सब उसके में होनी चाहिए। क्या? प्रशासकों की राजनीतिक अभिवृत्ति यानी कि पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। फिर वापस पढ़ लेते हैं। क्या है? प्रशासकों को राजनीतिक दल एवं नेताओं के प्रति गैर वफादार होना चाहिए, यानी कि पूर्वाग्रह, पसंद नापसंद के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए।
फिर प्रशासनिक क्रियाकलापों को की संपादन में तटस्थता होनी चाहिए। तो प्रशासनिक क्रियाकलापों के संपादन में राजनीतिक तटस्थता होना चाहिए उसके कामों में, कि वो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करे। ठीक है। फिर नियम व कानून के दायरे में रहकर सिफारिश पर कार्य करता, तो उसको फिर है ना वो नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे। राजनीतिक तटस्थता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि नियम और कानून का उल्लंघन करने के लिए कहा जाए तो उसको विनम्रता पूर्वक मना कर देना चाहिए। ठीक है। तो अगर नियम है अपन कर सकते हैं और किसी नेता ने कॉल किया तो हम उस काम को कर दो। ठीक है, क्योंकि वो जनता ने चुना है तो हमारा वो कर्तव्य है कि हम उसका काम करें। पर वो नियम के विरुद्ध काम करने को बोल रहा है तो हमको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। फिर चंदा नहीं देना चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों जैसे राजनीतिक गतिविधियां जैसे रैली, विरोध, इनमें भाग नहीं लेना चाहिए उसको। ठीक है। और निष्पक्ष व निर्भीक सलाह देनी चाहिए। किसको? जो राजनीतिक कार्यपालिका है ना, वो मांगे तब उसको क्या करनी चाहिए? निष्पक्ष और निर्भीक सलाह देनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। तो आता है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है? तो एक सेकंड रुको, मैं ब्रेक लेता हूँ। अब सत्यनिष्ठा देखते हैं, सत्यनिष्ठा क्या होती है। तो सत्यनिष्ठा, सत्य यानी सत्य। सत्य क्या है? जो कानून में दिशा निर्देश है वही अपने लिए सत्य है। कोई प्रशासनिक अधिकारी है उसके लिए सत्य क्या है? सत्य उसके लिए वही है जो नियम में है, जो कानून में है, दिशा निर्देश में। निष्ठा क्या होता है? दृढ़ विश्वास होता है। निष्ठा होता है किसी के प्रति अपना दृढ़ विश्वास। ठीक है, उसके प्रति अपन पूरी प्रतिबद्धता से काम करें, तो ये निष्ठा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब बिना किसी भय, दबाव, प्रलोभन, किस चीज के? बिना किसी भय है, ना कोई दबाव है, ना प्रलोभन है। ठीक है, कि मानकों, नियमों, दिशा निर्देशों आदि के प्रति दृढ़ विश्वास, प्रतिबद्धता रखते हुए निर्णय की निर्णय निर्णय प्रक्रिया एवं क्रियाकलापों में उनका अनुपालन। किनका? अपने दिशा निर्देशों का। ठीक है। तो अपने को कोई लाभ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, प्रलोभन नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और है तो उनको भी साइड रख दो। ठीक है, हमको सिर्फ अपने दिशा निर्देश और मानक जो नियम है उनके प्रति अपन को दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता होती है, उनके प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए निर्णय प्रक्रिया क्रियाकलापों में उनका अनुपालन ही सत्यनिष्ठा है। तो बस यही बात है। फिर मन, वचन, कर्म के माध्यम से सामंजस्य को दर्शाती है। तो सत्यनिष्ठा तो यही है, मन, क्रम, वचन, इन तीनों में अपना क्या है? सामंजस्य है। ठीक है, तो जो हमारा मन है वही हमारा वचन है, वही हमारा कर्म है। फिर सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का क्या है? मूलभूत आधार है। आधार है। ठीक है, सिविल सेवा का आधारभूत मूल्य है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो आधारभूत मूल्य है। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का क्या है? आधारभूत मूल्य है। फिर भय, दबाव, प्रलोभन आदि से रहित होकर सार्वजनिक सॉरी भय, दबाव, प्रलोभन आदि से रहित होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में। इससे भय, दबाव, प्रलोभन आदि से रहित होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। क्या क्या? तो वही वाली बात आ गई कि दबाव में न हो, किसी का दबाव से रहित हो, किसी के लोभ से रहित हो, और अपने जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनको दृढ़ निष्ठा से अपना क्या पालन करना है, वही अपना क्या है, वही सत्यनिष्ठा है। फिर आगे, विषम परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों का अनुपालन सत्यनिष्ठा है। क्या? विषम परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना। किसमें? विषम परिस्थितियों में। अब कोई दबाव है तो कोई विषम परिस्थितियों को नहीं, यार कोई विषम परिस्थिति हो गई, अगर किसी ने दबाव दिया तो विषम परिस्थिति हो सकती है ना। कोई मना कर रहा है, कोई लोभ दे रहा है, कोई भय है, कोई बोला गोली मार दूंगा, तो भाई वो भी विषम परिस्थिति ही है।
तो भय वो उनमें, अगर विषम परिस्थिति में हम नैतिक मूल्यों का अनुपालन करें तो वही अपनी सत्यनिष्ठा है। ठीक है, वो भी एक तरीके की सत्यनिष्ठा है। तो विषम परिस्थितियों में नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना, ठीक है, ये भी सत्यनिष्ठा है। अपने कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना, ये भी सत्यनिष्ठा है। फिर सत्यनिष्ठा को नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, निर्दोष चरित्र, ईमानदारी और निष्कपट रूप में से अपने कर्तव्यों का पालन आदि के रूप में देखा जाता है। मतलब कि सिद्धांतों की दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सिद्धांत है भी सच बोल लेता हूँ जिंदगी भर, तो किसी ने बंदूक रखी तो भाई झूठ बोल दूंगा, ऐसा नहीं। सत्यनिष्ठा मतलब सिद्धांतों में दृढ़ता होनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ तो बोलता ही हूँ, फिर उसके लिए कुछ नहीं। मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ तो करता ही हूँ, फिर गोली भी मारे तो भी नहीं। ठीक है, सत्यनिष्ठा को नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, क्या, नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, निर्दोष चरित्र, ठीक है, और ईमानदारी, निष्कपट रूप से अपने कर्तव्यों का पालन, किस किस से, निर्दोष चरित्र, मतलब चरित्र पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिश्वत विश्वत ऐसा कुछ नहीं, तो निर्दोष अपना चरित्र हो, ईमानदारी हो और निष्कपट हो, ठीक है, रूप से अपने कर्तव्यों का पालन आदि के रूप में भी देखा जाता है। तो अपने कर्तव्यों का पालन है ना, वही है। तो नोलन ने सिविल सेवकों के लिए 7 मूल्यों का होना आवश्यक बताया है। तो याद रखना, नोलन समिति ने 7 मूल्यों का होना आवश्यक बताया है। अब ये 7 मूल्य कौन कौन से हैं? तो एक है सत्यनिष्ठा, एक है वस्तुनिष्ठा, एक है खुलापन, एक है नेतृत्व, ठीक है, लीडरशिप, एक है निस्वार्थता, एक है जवाबदेही और एक है ईमानदारी। तो 7 मूल्य कौन कौन से बताए नोलन ने? एक बताया सत्यनिष्ठा, एक बताया ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठा, एक बताया खुलापन, ठीक है, एक बताया नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, एक बताया निस्वार्थता, ठीक है, और एक बताया जवाबदेही, एक बताया ईमानदारी। तो नोलन समिति के अनुसार सत्यनिष्ठा का आशय है कि पद और स्थिति के अनुसार अपने दायित्वों को निभाने में विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो क्या है इसने, क्या है नोलन ने, कि पद और स्थिति के अनुसार, ठीक है, अपने दायित्वों को निभाने में विश्वसनीयता होनी चाहिए और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कि मतलब आप जिस पोजीशन पे हो, मतलब आप अभी कोई डीएम है या फिर कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, तो अगर डीएसपी है तो डीएसपी की जो भूमिका है, उसके कर्तव्य है, उसके दायित्व है, उनको निभाने में पूरी तरीके से विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो पद और स्थिति के अनुरूप अपने दायित्वों को निभाने में विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो वही सत्यनिष्ठा है। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वे वित्तीय या किसी अन्य रूप में दूसरों के प्रति कृतज्ञ हों। तो ऐसे जो सार्वजनिक पद पे बैठे हैं ना जो लोग, उनको तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वो दूसरों के प्रति कृतज्ञ हों, ठीक है, ऋणी हो जाएं, ठीक है। तो जो जिसके कारण फिर उनके कार्य लेने पे कोई नकारात्मक इफेक्ट पड़ जाए, जैसे कि किसी ने रिश्वत ले ली, फिर वो बोलेगा कि भाई तू रिश्वत दिया तो तू इसका काम ऐसे कर, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठा के विविध रूप, तो क्या क्या है? बौद्धिक सत्यनिष्ठा होती है, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठा के अनुसार मन वचन क्रम में संगति होनी चाहिए। किसमें? मन वचन क्रम में संगति होनी चाहिए, ठीक है, बौद्धिक सत्यनिष्ठा। स्वीकृत मूल्यों, मानकों, दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए। तो जो अपने मानक हैं, दिशा निर्देश हैं, उनके अनुरूप ही अपन को कर्म करना चाहिए। फिर भय, दबाव, प्रलोभन की स्थिति में स्वीकृत मूल्यों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। कर्मों के मूल्यांकन के क्रम में अपने लिए मानदंड तथा दूसरों के लिए अन्य मानदंड नहीं होना चाहिए। तो सबके लिए सेम पैरामीटर्स होने चाहिए चेक करने के लिए कि मैंने अच्छा किया है, तो सामने वालों को भी उन्हीं पैरामीटर पे चेक करोगे। सही तथ्यों एवं समुचित तर्कों पर आधारित विचार कर का समर्थन करना चाहिए। फिर व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या होती है? तो एक व्यावसायिक सत्यनिष्ठा होती है व्यवसाय से संबंधित स्वीकृत मूल्य, मानकों, नियमों, दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। तो वही वाली लाइन आ गई कि इस बार व्यवसाय के अनुसार जो कार्य करने हैं वो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। तो व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? सक्षम होना आवश्यक है, परंतु सक्षमता के साथ सत्यनिष्ठा का अनुपालन भी आवश्यक है। गांधी जी का मानना है नैतिकता विहीन विहीन व्यापार क्या है? एक पाप है। तो गांधी जी कहते हैं कि सत्यनिष्ठा का अनुपालन है, सफल बनाने में सक्षम होना जरूरी है,
पर सत्यनिष्ठा का अनुपालन भी आवश्यक है। किसमें? जो अपना व्यवसाय है उसको सफल बनाने में। फिर सत्यनिष्ठा के व्यवहारिक आयाम, तो व्यवहारिक आयाम क्या है? सुचितापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु नियम में बदलाव का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अधीनस्थों के प्रति सुचितापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार मिलना चाहिए, ठीक है। फिर बढ़ाने के लिए जन जागरूकता, जन सहभागिता आवश्यक है। सरकारी जवाबदेहिता को प्रोत्साहन करना चाहिए। फिर प्रशासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के क्या-क्या उपाय हैं? तो वे नियम, कानून, दिशा निर्देश, आचरण संहिता के अनुपालन, ठीक है, प्रोत्साहन एवं हतोत्साह की नीति, ठीक है, और अनुशासन, पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए और अन्य मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे निष्पक्षता, गैर तरफदारी आदि। सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार क्या है? तो कांट कहते हैं कर्तव्य कर्तव्य के लिए करो। कर्तव्य करो किसके लिए? कर्तव्य करने इसलिए। गीता कहती है स्वधर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। जैन धर्म कहते हैं त्रिरत्न का अनुपालन करो। बौद्ध कहता है अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करो। गांधी कहते हैं सत्य अहिंसा का करो। और ब्रैडले कहते हैं मेरा स्थान और उससे संबंधित कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है।